हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 11 क्लास 8 एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन। चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशंस इन विच यू पुल और पुश टू चेंज द स्टेट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको क्या बताना है? आपको फोर्स के एग्जाम्पल देने हैं जिसमें आप पुल करते हैं और पुश करते हैं, और जिसकी वजह से क्या आपको नज़र आता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के आप ऊपर आपने पुल किया है और पुश किया है वो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नज़र आएगा, आपको मोशन में नज़र आएगा। जैसे कि फर्स्ट है, आपको पुश के एग्जाम्पल दें हम तो हिटिंग द बॉल को हिट करना, कमिंग टू अस, जैसे कि किसी का हमारे पास आना, तो वो किसके एग्जाम्पल है? वो है हमारे पुश। और इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कोई भी जनरल एग्जांपल अपने आप से, जैसे कि पुश करना, डोर को पुश करना, या किसी भी चीज़ को पुश करने का एग्जांपल ले सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप वही एग्जांपल लिखें, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। पुल की एग्जांपल भी आप अपने आप लिख सकते हैं, जैसे कि पुल द डोर, कोई भी और एग्जांपल, किकिंग टू फुटबॉल, किकिंग टू बास्केटबॉल, तो कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपको नज़र आ रहे हैं वही लिखेंगे आप, अपने आप से सोच के लिखने हैं आपको एग्जांपल्स ही। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, गिव टू एग्जांपल ऑफ द सिचुएशंस इन विच अप्लाइड फोर्स कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी आप अपने आप से एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन आपको एग्जांपल कौन से देने हैं? जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो जाए, शेप चेंज हो जाए। तो जैसे कि मान लिया हमारे पास बलून है, बलून को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया, खींचा उसको, तो बलून की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक रबड़ बॉल है हमारे पास या रबड़ की बेल्ट है, अगर उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी भी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और रीशेपिंग क्ले टू मेक टॉयज, जैसे हमारे पास क्ले है, करते भी होंगे आप, क्ले को हम क्या करते हैं, अलग अलग शेप्स देते हैं, तो वो भी क्या हमारा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम क्ले के ऊपर, और उससे हमने क्या बना लिया है, उसको कोई भी रीशेपिंग करके टॉयज बना लिया है, या कोई भी हमने ऐसी चीज़ बना ली है जिसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा, चेंज इन शेप। यहाँ पे भी आप अपने आप से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे टीयरिंग ऑफ अ पेपर को अगर हमने फाड़ दिया है तो उसमें भी क्या होगी, शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। या पेंसिल को हमने शार्प किया है तो उसमें भी क्या नज़र आएगा, हमें शेप चेंज नज़र आएगा। तो कोई भी एग्जांपल जनरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, फिलअप्स है इस क्वेश्चन के अंदर, फिल करना है आपको। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। आपको कुएं से पानी निकालना है तो आपको रोप के ऊपर, जिसके थ्रू आप पानी निकाल रहे हैं कुएं से, उसको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा, उसको आपको खींचना पड़ेगा, और खींचने को हम क्या बोलते हैं, पुल। बी पार्ट, अ चार्ज बॉडी डैश एंड अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट। एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। सी पार्ट, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू डैश इट। हमारे पास एक कोई सामान से भरी हुई ट्रॉली है, उसको आपको क्या करवाना है, मूव करवाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा, आपको धकेलना पड़ेगा उसको। डी पार्ट, द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। एक दो मैग्नेट है आपके पास, दोनों के आपके पास कौन से पोल है, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को आप क्या कर बताओगे, क्या करेंगे, सेम पोल हो जाएंगे, और सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, तो आप लिखेंगे रिपेल्स। इन नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, आपको एक स्टेटमेंट गिवन है, उसके बाद आपको ये टर्म्स गिवन है, आपको फिर क्या नाम है 4 आपको इसके अंदर फिलअप्स गिवन है, तो उन फिलअप्स के अंदर जो भी इन्होंने टर्म्स बोली है वो फिलअप्स के अंदर आपको फिल करनी है। तो देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन, एन आर्चर स्ट्रेच हर बो वाइल टेकिंग एम एट द टारगेट। एक आर्चर है, मतलब क्या करना है, कोई निशाना लगाने वाला है, उसको क्या करना है, अपने धनुष से निशाना लगाना है। तो जब वो निशाना लगाएगा तो निशाना उसको कहाँ पे लगाना है, टारगेट, जो भी टारगेट फिक्स होगा। शी देन रिलीजेस द एरो, वो क्या करती है, एरो को, तीर को छोड़ती है, विच बिगिंस टू मूव टुवर्ड द टारगेट, वो किसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, टारगेट की तरफ। Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. आपको जो नीचे स्टेटमेंट गिवन है इन्हीं को फिल करना है आपको फिलअप्स के अंदर। स्टेटमेंट्स क्या क्या यूज़ करनी है आपको, मस्कुलर, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, शेप,
अट्रैक्शन। तो फर्स्ट देखिए, टू स्ट्रेच अ बो द आर्चर अप्लाइड अ फोर्स दैट कोज अ चेंज इन इट्स डैश। एक आर्चर ने क्या किया है, अप्लाई किया है किसके ऊपर, जैसे कि धनुष बाण से क्या करना है, तीर को छोड़ना है, तो वो क्या करेगी, उसके ऊपर क्या करेगी, उसने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने से क्या नजर आएगा आपको, चेंज इन इट्स शेप। जो शेप है वो क्या आपको नजर आएगी, चेंज नजर आएगी। बी पार्ट, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश फोर्स। देखिए, अगर क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है स्ट्रेच करने के लिए, खींचने के लिए बो को, तो किस तरह का एग्जाम्पल होगा, तो बो के और जो आर्चर है उसके हाथ में क्या होगा, कॉन्टैक्ट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, किस तरह का फोर्स है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट फोर्स। The type of force responsible for change in the state of motion of an arrow is an example of dash force। तो जो मोशन के अंदर चेंज आया है एरो के अंदर, जो फोर्स हमने लगाया था उसके ऊपर, तो कैसा फोर्स था, वो था मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स की वजह से क्या नजर आया, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो गेट चेंज। डी पार्ट, वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट टारगेट, जब एरो को मूव करवाया गया है किसकी तरफ, टारगेट की तरफ, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो फोर्स एक्ट किया है उसके एरो के ऊपर, आर ड्यू टू डैश एंड दैट ड्यू टू डैश ऑफ द एयर। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कौन कौन से फोर्स काम करेंगे एरो के ऊपर, एक ग्रेविटी काम करेगी और दूसरा कौन काम करेगा वहाँ पे, फ्रिक्शन ऑफ द एयर। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस फिल करने थे ये आपको अपने आप से नहीं फिल करने थे, जो भी इन्होंने ऊपर टर्म्स गिवन है उन्हीं टर्म्स का स्टेबल यहाँ पे आपको यूज़ करके यहाँ पे आपको क्या करना था, फिल करना था। तो एक बार देख लेंगे आप, आंसर्स नीचे गिवन है ये। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एजेंट का नाम बताना है, ऑब्जेक्ट का नाम बताना है और क्या इफेक्ट है वो बताना है। इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाइड द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स, कौन सा एजेंट फोर्स लगा रहा है, एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज एक्ट, और किस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, एंड स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, और जब फोर्स लगाया गया है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो क्या हमें चेंज नजर आया है। तो स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ द लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, हमने क्या करना है, निचोड़ना है नींबू को, किसका यूज़ करके, फिंगर्स का यूज़ करके। तो यहाँ पे जो एजेंट है जिसने फोर्स लगाया है, किसने लगाया है, फिंगर्स ने। किसको निचोड़ा है, नींबू को निचोड़ा है, तो किसके ऊपर फोर्स लगा है, लेमन के ऊपर। इफेक्ट क्या नजर आया, जब लेमन के ऊपर फिंगर्स ने फोर्स लगाया है तो जूस बाहर आ गया है, तो आप बोल सकते हैं जूस इज एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स। तो जूस बाहर आया है वो किसकी वजह से आया, फोर्स लगाने की वजह से। टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब, एक टूथपेस्ट की ट्यूब है आपके पास, उसमें से आपको पेस्ट बाहर निकालना है। तो देखिए फोर्स किसने लगाया है, आपके फिंगर्स ने लगाया है टूथपेस्ट के ट्यूब के ऊपर। ऑब्जेक्ट किसके ऊपर लगा है, तो फिंगर ने फोर्स लगाया, तो किसके ऊपर फोर्स लगाया, टूथपेस्ट ट्यूब के ऊपर। इफेक्ट, पेस्ट बाहर आ गया है। सी पार्ट देखिए, आर लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड इज ऑन अ हुक फिक्स टू अ वॉल। एक हमारे पास स्प्रिंग है और उसको क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है दीवार के ऊपर, और स्प्रिंग के ऊपर क्या लटका दिया गया है, कोई भी लोड, कोई भी वजन बांध दिया गया है उसके ऊपर। तो आपको बताना है किसने फोर्स लगाया, किसके ऊपर लगाया और इफेक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहले एजेंट, लोड, जो लोड है हमने जो भी इसके ऊपर सामान सस्पेंड किया है वो क्या है, एजेंट है। ऑब्जेक्ट, फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, स्प्रिंग के ऊपर। और इफेक्ट, एक्सपेंशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग का एक्सपेंड हो जाना, तो ये क्या है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। डी पार्ट चेक कीजिए, एन एथलीट मेकिंग अ जंप, हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन पॉइंट। तो यहाँ पे फोर्स किसने लगाया है, एथलीट ने लगाया है। ऑब्जेक्ट क्या है, एथलीट बॉडी है, और इफेक्ट क्या है, एथलीट ने जो जंप किया है उसको क्या बोलेंगे हम, इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to the hammering affect the piece of the iron? Blacksmith कौन होता है, लोहार बोलते हैं इसको हम, और goldsmith कौन होता है, सुनार होता है। तो जो blacksmith है वो क्या, किसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे उसको एक टूल बनाना है, कोई भी औजार बनाना है उसको, और उसने क्या किया है, एक उसके पास हॉट पीस ऑफ आयरन है, उसके ऊपर उसने किया हैमरिंग, मतलब हथौड़े से उसने उसके ऊपर मार की है आयरन पीस के ऊपर, हॉट है आयरन पीस। तो इसमें आपको बताना है कि हैमरिंग की वजह से जो इफेक्ट हुआ है पीस ऑफ आयरन के ऊपर, तो वो किस तरह का फोर्स है। तो फोर्स के अंदर आपको क्या इफेक्ट नजर आया यहाँ पे,
द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ द पीस ऑफ द आयरन। तो जो आयरन की जो शेप है वो चेंज हो गई है हैमरिंग की वजह से, जो फोर्स लगाया हैमर ने, और जिसकी वजह से क्या नजर आया हमें, मेकिंग द टूल की फॉर्मेशन हुई है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन इन्फ्लेटेड बैलून was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of the synthetic cloth। एक बैलून लेना है आपको, उसको सिंथेटिक कपड़े से रगड़ना है, और रगड़ने के बाद जब हम इसको वॉल के पास लेके जाएंगे, वॉल के पास प्रेस करेंगे, तो वॉल के साथ वो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। It was found that another balloon stick to the wall when what force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall। तो अगर हम एक दूसरा बैलून लेके जाएं और जो एक दूसरे बैलून को हम बॉल के ऊपर चिपकाते हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे कि जो बॉल और बॉल के बीच में, मतलब जो बैलून है, दो बैलून के बीच में फोर्स कैसा है, और जो बॉल है और जो बैलून है उनके बीच में फोर्स कैसा होगा। तो इस तरह के फोर्स को जो वीक हमारा फोर्स होता है, जो कि जनरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से पैदा होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे इसके लिए सिंपल एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे कि आपके पास है क्या आपके पास एक पेपर है, आपने उसके छोटे छोटे बीट्स कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए आपने। फिर आपको एक कॉम लेनी है, कॉम को आपको क्या करना है, रब करना है हेयर्स के ऊपर। फिर आप क्या करेंगे, उस रब्ड कॉम को आप लेके जाएंगे पीसीज ऑफ पेपर के पास, तो जो पीसीज ऑफ पेपर है वो चिपक जाएंगे कॉम के साथ। तो वो भी किस तरह का फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब एक तरह के जो चार्ज जनरेट हुए हैं रबिंग की वजह से, जो फोर्स बना है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यही यहाँ पे बताया गया है, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द वॉल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सॉरी, क्या है इसका जो रीज़न क्या है, जो फोर्स हुआ है जनरेट वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स, तो वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बना कैसे है। जब बैलून को हमने सिंथेटिक कपड़े के साथ रगड़ा तो बैलून क्या हो गया, चार्ज हो गया। When it is taken near the wall, जब इसको हम वॉल के पास लेके गए तो ये क्या हुआ, अट्रैक्ट हो गया है टुवार्ड द अनचार्ज वॉल। जो दीवार थी उसके साथ चिपक क्यों गया, क्योंकि दीवार के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और जो हमारा रब्ड बैलून है उसके ऊपर क्या है, चार्ज है। तो इस तरह का जो फोर्स जनरेट हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज़ एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर अनचार्ज्ड बॉडी। तो एक ऐसा फोर्स होगा जो चार्ज बॉडी लगाएगी किसके ऊपर, किसी अनचार्ज बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डोंट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आपके हाथ में क्या है, एक प्लास्टिक की बकेट है जिसके अंदर पानी डला हुआ है, और वो आपने क्या कर रखा, अपने हाथ में लटका रखी है ग्राउंड से थोड़ा ऊपर, मतलब बाल्टी आपके हाथ में है और आपको नीचे नहीं रखना, बकेट को अपने हैंड में रखना है। तो ये बताना है यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे प्लास्टिक की बकेट के ऊपर। तो फिर आपको ये भी बताना है कि जो बकेट के अंदर जो पानी है उसकी जो स्टेट है वो चेंज क्यों नहीं हो रही है। तो आपको बताना है पहले कौन कौन से फोर्स लगे हैं बकेट के ऊपर, फिर जो आपकी बकेट की जो पोजीशन है वो चेंज क्यों नहीं हो रही है, ये भी आपको रीज़न बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा, बकेट को नीचे की तरफ खींचेगा। दूसरा फोर्स लगा हुआ है मस्कुलर फोर्स, जो कि हाथ की मसल्स ने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से बकेट कहाँ है, सरफेस से, जो हमारा ग्राउंड सरफेस है उससे ऊपर है। तो मस्कुलर फोर्स कहाँ लगा हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो अब आप बोल सकते हो कौन सा फोर्स ज़्यादा लगा हुआ है, मस्कुलर या ग्रेविटेशनल, मस्कुलर, इसलिए तो वो क्या है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर है। नेक्स्ट इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, बोथ दीज फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बकेट बट नो चेंज फाउंड इन स्टेट ऑफ मोशन। लेकिन जो आपको बकेट की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। तो आप बोल सकते हैं कि जो दो फोर्सेज होंगे वो क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से ना तो आपको बकेट नीचे नज़र आएगी नीचे मूव करते हुए, ना ही वो आपको ऊपर मूव करते हुए नज़र आएगी, क्योंकि दोनों साइड से अगर फोर्स क्या कर दिया जाए, इक्वल लगा दिया जाए, तो नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट
नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। एक रॉकेट को क्या करना है, स्पेस के अंदर भेजना है, क्या करने के लिए, सैटेलाइट भेजने के लिए, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। तो जो जैसे ही रॉकेट लॉन्च करने के लिए लॉन्चिंग पैड को छोड़ता है तो उसके ऊपर कौन से दो फोर्सेस लगते हैं। तो सबसे पहले है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से, एयर की वजह से। एयर उसको क्या करेगी, आगे जाने से रोकेगी। दूसरा फोर्स है आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, उसको अपनी तरफ खींचेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दो फोर्स लगे हैं किसके ऊपर, रॉकेट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of the bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, देखिए आपको क्या करना है, ये जो ड्रॉपर है, ये नोज़ल की बात की जा रही है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए ना ड्रॉपर्स आते हैं जिससे दवाई पिलाई जाती है उनको, तो ये सेम इफेक्ट यहाँ पे दिया गया है। जब ड्रॉपर को आप दवा के अंदर छोड़ते हो तो आपको क्या नज़र आएगा, उसके अंदर बबल्स मूव करते हुए नज़र आएंगे। और जैसे ही आप उसको दबा के रखोगे तो क्या होगा, जो हवा है ड्रॉपर के अंदर वो बाहर निकलेगी और वो बबल्स की फॉर्म में आपको दवा के अंदर नज़र आएगी। और जैसे ही आपने जो प्रेस कर रखा है उसको जैसे ही आप छोड़ते हैं तो छोड़ते क्या होगा, जो दवाई है वो क्या आ जाएगी, अंदर फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे दवा की जगह पे किसकी बात की गई है, पानी की बात की है। तो सेम वही ड्रॉपर है जैसा कि हम दवा पिलाने के लिए छोटे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ड्रॉपर के अंदर जो पानी या फिर जो दवा उसके अंदर आएगी वो कौन से इफेक्ट की वजह से होगा। तो वो होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो राइज ऑफ वाटर या राइज ऑफ मेडिसिन इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसमें 4 ऑप्शन थे, तो 4 ऑप्शंस में से हमें राइट आंसर क्लिक करना था यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या है आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये,